न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज लंबे अरसे बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। बाढ़ और कोरोना ने कई तरह की चीज़ों को बदल डाली है और उसी बदलाव का असर पत्रकारों के जीवन पर भी देखने को मिला। अपने तरीके से चीज़ों को एक नए आयाम से समझने को भी मिला। लेकिन बिहार की सियासत है और सियासत में जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो स्वाभाविक तौर पे फिर बिहार के पत्रकारों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप तक उन खबरों को पहुंचाएं। कई तरह की चीज़ें सामने हमने इस दौरान बाढ़ कोरोना को लेकर खबरें दिखाई, लेकिन अब हालांकि अभी भी वक्त नहीं है कि सियासत पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें या चर्चा करें, क्योंकि बाढ़ और कोरोना को लेकर अभी भी हालात बद से बदतर है। बाढ़ के इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में फिलहाल अभी भी ये वक्त स्थिति है कि महीनों से लोग सड़कों पर हैं। सरकार की राहत और जो फ्लड फाइटिंग की स्थिति है उस पर आज हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं, लेकिन हालात इस तरह से बिगड़ गई है जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। पहले भी बाढ़ आया करती थी बिहार में, बस एक महीने के अंदर में सारी चीज़ें समान हो जाती थी, लोग घर लौट जाते थे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। 4 महीने से लोग सड़कों पर हैं। आगे और कितने दिनों तक सड़कों पर रहना पड़ेगा कहना मुश्किल है। कमोबेश कोरोना की भी यही स्थिति है। अब कोरोना धीरे धीरे शहर से, जैसे पटना से शुरू होकर वो जिला और अनुमंडल प्रखंड होते होते गांव की तरफ दस्तक हो देने लगा। तो कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच बिहार का चुनाव भी होना है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि चुनाव होना तय है। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे इलेक्शन कमीशन और सामना करती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे इतर जो ये तो होना ही था। जी हाँ, श्याम रजक का जाना, आज जदयू से में आरजेडी के विधायकों का आना, ये सब पहले से तय था। अभी भी कई ऐसे आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हैं जो समय का इंतजार कर रहे हैं, जिनका कह सकते हैं आपकी जदयू में जाना तय है। कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जिनका जाना तय है। लेकिन श्याम रजक का जदयू से आरजेडी में शामिल होना ये अप्रत्याशित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से ये स्थिति देखने को बन रहा था कि श्याम रजक जा सकते हैं। श्याम रजक चले गए और कई मंत्रियों का नाम आ रहा है, कई जदयू के विधायकों का भी नाम आ रहा है कि वो भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है, क्योंकि देखिए इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई 2005, 2010 और 2015 जैसी लड़ाई नहीं है। सरकार का इनकम्बेंसी भी साथ में है, बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी कई तरह की चीज़ें हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव में एक एनडीए की तरफ से एक मजबूत गठबंधन सामने आया और वो चुनावी मैदान में शिकस्त दी महागठबंधन को। महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा वो भी स्पष्ट नहीं है। जिधर नाम मांझी नीतीश के साथ जाएंगे ये स्थिति स्पष्ट हो गई। चिराग क्या करेंगे, मतलब बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर कई नए दावेदार भी राजनीति के इस दौर में बिहार में आए हैं। यशवंत सिन्हा भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया यंग जनरेशन को प्रभावित करने की कोशिश करें। तो कई तरह के आयाम हैं इस बार के चुनाव में। पहले जैसा चुनाव नहीं है कि सीधी लड़ाई हो और उस लड़ाई के में जो भी नतीजा होता था स्पष्ट नतीजा होता था। इस बार कई तरह की चीज़ें बदलने की उम्मीद की जा रही है और उस बदलाव के बीच श्याम रजक का पाला बदलना ये बहुत बड़ी बात है। तो जरा अब हम इन सब लोगों के इस श्याम रजक की प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि श्याम रजक इसको लेकर क्या कहते हैं। अब को रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है। करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं
अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नजरिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, कई एमएलए कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी क्या आगे और मंत्री भी आ रहे हैं? सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं और सब लोग निराश हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए अब इस मसले पर तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन सबसे चीज़ें कि श्याम रजक क्या सियासत की बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक न्याय ये नारा बहुत पुराना हो चुका है, फिर उस नारे के सहारे अपनी राजनीति को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आज के दौर में सामाजिक न्याय और विकास कोई तारतम्य है क्या? जरा सुन लीजिए तेजस्वी इस पर, श्याम रजक के घर वापसी पर तेजस्वी क्या कहते हैं। जरा पहले इनकी भी राय समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाने का काम इन्होंने किया। जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई आइडिया नहीं रहेगा, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और लगातार 136 दिनों से जो है सीएम आवास में वो रहे, ना बाढ़ पीड़ितों की चिंता, ना कोरोना से जो महामारी जिस प्रकार से संक्रमित हो रहा है पूरा बिहार, नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। बद इंतजामी इतनी है। हम सब लोगों ने कल भी हमने एक ट्वीट करके देखा कि बिना पीपी किट के भाई जांच चल रहा है कोरोना का। तो लोगों में भारी निराशा है, ना पलायन रोक सके, ना रोजगार दे सके, अपराध तो 4 गुना बढ़ गया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं तेजस्वी। ये अलग बात है, लेकिन कह सकते हैं कि शाम होते होते जदयू ने भी उसी तरीके से पलटवार किया है और राजद की 3 विधायक, अभी तो फिलहाल 3 विधायक जदयू में शामिल हुए हैं, लेकिन सूची लंबी है। ये सूची 8-10 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो जदयू के संपर्क में हैं और वो जदयू के संकेत का इंतजार करेंगे। जैसी संकेत उन्हें मिलेगा वो भी 1 दर्जन के करीब दोनों पार्टियों को अगर मिला ले तो विधायकों की संख्या होगी जो जदयू के साथ जाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जा रहे हैं, अब जैसे सासाराम के विधायक आज जदयू आरजेडी के विधायक अशोक कुमार शामिल हुए हैं, जबकि सासाराम बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और बीजेपी जिस आधार पर राजनीति करती है, जी हाँ, मुसलमान हिंदू के सहारे जो राजनीति करने की उनकी शैली रही है, जो उनको सूट करती है, उस शैली में सासाराम सीट फिट बैठता है। उन सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ देगी तो फिर बड़ा मुश्किल है उस तरह का माहौल बनाना। तो जरा सुनिए, जो आरजेडी के 3 विधायक जदयू में शामिल हुए हैं, जरा पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर इस सियासत का मायने क्या है और आने वाले समय में इस सियासत के सहारे दोनों पॉलिटिकल पार्टी किसको साधना चाहते हैं। और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पार्टी में रह करके राजद में हमने काम करने का काम किया, लेकिन जब वक्त आया मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, कौन है? बात से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी के एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। राजनीति में जो अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए वो कोई नहीं किया। आज उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा करके अपने को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र से उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? उन्होंने, माननीय नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया और जगदेव बाबू के बाद इनको नेता बनाने का काम किया। सर्वप्रथम हम इन तमाम माननीय विधायकों का और उनके साथ आए हुए पार्टी के जो समर्थक हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबके विकास के प्रति समर्पित जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है, उसको अंगीकार किया है। को न्याय देने का, न्याय के साथ विकास करने का इस कार्यक्रम में हम इन साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा और बिहार को आगे बढ़ाने में हम सबको कामयाबी मिलेगी। माननीय सदस्य 15 में जो विधायक बने थे, नेतृत्व था श्री नीतीश कुमार जी। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 15 का विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसलिए ये लोग अपने नेता के साथ आए हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक अपने आप में स्वतः की क्रिया है, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो आपने सुना कि 2015 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और वो अपने नेता के पास आए हैं। दल बदल की बात नहीं है, क्योंकि जो आरजेडी के विधायक हों या जदयू के विधायक हो, नेतृत्व नीतीश कुमार का था, इसलिए सारे विधायक नीतीश के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुई। ये तर्क है विजेंद्र यादव जी के। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुकांत नागार्जुन जी जुड़ चुके हैं। सुकांत जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जो कुछ आज हुआ है, श्याम रजक का जाना, आरजेडी के 3 विधायकों का जदयू में आना, कई और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई और विधायक और मंत्री पाला बदल सकते हैं। ये जो पाला बदल का जो खेल की जो शुरुआत हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये चुनाव समय में आम बात होती है। चुनाव के ठीक पहले ये होता है कि बहुत सारे लोग जो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, जो झंडा बदलने से या नेता बदलने से जीतने की उम्मीद रखते हैं, या जिनका दिल और मन मिलता है कहीं से, तो वो अदल बदल करते हैं चुनावों के समय में। बड़ी बात ये इसमें है कि अमूमन ये छोटे लोगों से शुरू होता है, बड़े लोगों तक जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि एक बड़ा दिग्गज व्यक्तित्व जो राजनीति का बिहार में एक जाना पहचाना नाम है, श्याम रजक का, वो गए हैं। तो एक बड़ी बात ये हो गई है इसमें, नहीं तो ये चुनावों के समय में आम बात होती है। और बिहार में तो, या कहिए भारतीय राजनीति में हाल के वर्षों में ऐसा रहा है कि अपने सहयोगी दलों को ही तोड़ने की एक कोशिश हर पार्टी करती है, जिसमें कि वो नरेंद्र मोदी हों या नीतीश कुमार हों, सबकी कोशिश होती है कि सहयोगी दलों के विधायकों को तोड़ो। जैसा कि हमने 1915 के पहले भी देखा था कि आरजेडी को तोड़ने की कोशिश हुई थी। तो बीजेपी किसको डाउन करने की कोशिश हुई अभी हाल के विधान परिषद में। तो ये सब एक आम बात होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है चुनावों के दौर में। अच्छा, ये आपने बहुत सही कहा कि शुरुआत जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष से होता है, लेकिन इस बार शुरुआत विधायकों से हुआ है, मंत्रियों के साथ। हाँ, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो खींचतान, आज विजेंद्र यादव ने कहा कि भाई नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2015 में, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो या जदयू के विधायक हो, वो अपने नेता के घर आए हैं। ये जिस सहजता से ये बातें विजेंद्र यादव ने कहा, या फिर जो आरजेडी के विधायक आए हैं, वो उनका एक मिनट, हाँ, मेरा ये कहना है कि विजेंद्र जी बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत तपे तपाए और मजबूत समाजवादी हैं, जिनकी एक परंपरा का निर्वहन करते हैं और जिनके प्रति हम लोगों के मन में एक आदर भाव है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन तब तो नीतीश जी को 2017 में उस महागठबंधन से निकलना नहीं चाहिए, महागठबंधन को लेकर एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए था। निकल कैसे गए वो? तो या तो नीतीश जी ने उसमें तोड़ा था, या उनको लालू प्रसाद ने अलग किया था,
क्या हुआ था, क्योंकि अगर नीतीश जी के नेतृत्व में 3 विधायक ही थे अगर महागठबंधन के, इनके अलावा जनता दल यू के अलावा, तो नेतृत्व बहुत कमजोर था मेरे ख्याल से। चलिए हम इस चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और इन चीज़ों को समझने, सुकांत जी से और भी हमारी चर्चा जारी रहेगी और इन विषय को समझना होगा कि बिहार में सियासत किस करवट बैठने की कोशिश में है, मतलब क्या हो रहा है। बस अगर 30 वर्षों का इतिहास देखिए बिहार का, 90 से आप देखिए तो लालू यादव 15 वर्ष तक रहे, 15 वर्षों तक नीतीश कुमार रहे, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नए होने की उम्मीद है या फिर उसी तरीके से घसीटे पीटे हुए जो राजनीति बिहार की शैली रही है, जातीय आधारित राजनीति, कभी दलित महादलित, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा के सहारे जो सियासत साधने की कोशिश हुई है, उसमें डेवलपमेंट और सुशासन का एक तड़का लगाकर जो सियासत चलती आ रही है, वह सियासत उसी तरीके से चलती रहेगी या कुछ बदलाव भी होगा। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये तो पहले से तय था, ये तो होना ही था। ये कई ऐसे सवाल हैं जिस सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मिसाल जुड़े हुए हैं, जो मिसाल अभी थोड़ी देर पहले जदयू कार्यालय में पार्टी दफ्तर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ वो मौजूद थे। मिसाल आरजेडी के 3 विधायक आज जदयू में शामिल हुए हैं। क्या माहौल था पार्टी दफ्तर में, किस तरीके से इस मिलन समारोह को देखा जा रहा था। लगता है मिसाल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मिसाल, सवाल यह है कि आप जदयू पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, आरजेडी के 3 विधायक आज आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो श्याम रजक, एक तरफ श्याम रजक और एक तरफ ये 3 पार्टी के विधायक, किसका पलड़ा भारी लग रहा था वहां? लगता है मिसाल से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिसाल तक हम पहुंचने की कोशिश, क्योंकि देखिए जदयू में आज भले ही 3 विधायक शामिल हुए हैं आरजेडी के, लेकिन फिर भी श्याम रजक की तुलना में अगर हम बात करें तो एक तरफ श्याम रजक, दूसरी तरफ आरजेडी के 3 विधायक, किस पलड़ा की बात नहीं हो, किसका पलड़ा भारी है या राजनीतिक रूप से अगर देखें तो श्याम रजक की तुलना में उन तीनों विधायक की क्या हैसियत है, या उन 3 विधायकों के जदयू में शामिल होने से क्या मैसेज जा सकता है जो श्याम रजक के आरजेडी में जाने से हुआ है। इस दौरान क्या माहौल रहा आपको जदयू कार्यालय में, ये हम समझने की कोशिश करें। लग रहा है मिसाल से संपर्क नहीं हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि सुकांत जी से इस इशू पे हम बात करें और सुकांत जी से ये समझने की मिसाल हमारे साथ जुड़ गए। मिसाल, जदयू के दफ्तर में आरजेडी के 3 विधायकों के शामिल होने का लेकर किस तरह का माहौल था? देखिए, बिल्कुल जैसा माहौल है वो तो सबके सामने है, दिख रहा है किस तरीके से जब चुनाव का ये माहौल जब आ गया है तो दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो आज जदयू कार्यालय में भी महेश्वर प्रसाद, प्रेमा चौधरी और अशोक कुशवाहा ने जो है सदस्यता ग्रहण की जदयू की। लेकिन अगर बात की जाए फातमी की तो वो दिल्ली में है, इसीलिए वो उनकी भी ऐसी बातें आ रही थी, खबर आई थी कि वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने इस मामले पे कुछ खास क्लियर नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक जदयू कार्यालय की आज बात की जाए तो तमाम कार्यकर्ताओं से जो है तीनों विधायक के साथ जो पहुंचे थे, भीड़ भाड़ थी अच्छी खासी। और इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है अगर बात की जाए प्रेमा चौधरी के या महेश्वर प्रसाद की, तो देखिए इन लोगों के पहले भी जो है पार्टी के प्रति, आरजेडी के प्रति जो है पहले भी दिख चुका था कि कैसे ये लोग जो है पार्टी में रहते हुए भी जेडीयू की तारीफ करते थे। और जहां तक प्रेमा चौधरी की बात की जाए तो वो भी जब नीतीश कुमार का ये जो प्रोग्राम होते थे उस प्रोग्राम में भी शामिल होती थी, तो पहले से ही कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि ये लोग पार्टी विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं, यही वजह कि निष्कासित किया गया। लेकिन इस बीच में कुशवाहा है वो भी आज शामिल हुए हैं, तो इन लोगों के तमाम तरह के जो मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। साफ तौर से कहना था कि आरजेडी पार्टी में जो है
ये परिवारवाद का मुद्दा तो लगातार ये लोग उठाते रहे हैं। खासकर ये भी कहा गया कि उद्योगपतियों की ये पार्टी है और यहाँ पर जमीन पर काम करने वाले नेताओं को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती है। लेकिन इस सवाल के जवाब में कि लंबे समय तक, क्योंकि देखिए काफी वरिष्ठ नेता हैं ये, प्रेमा चौधरी पिछले 3 बार से लगातार 3 बार विधायक रही हैं, महेश्वर प्रसाद की बात करें तो 5 बार विधायक रहे हैं। तो इन लोगों के जो है अपना एक एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से आरजेडी में इनकी जो गतिविधियां थी वो पार्टी के खिलाफ जा रही थी। तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी इन्हें जल्द इन पे कार्रवाई कर सकती है, और यही हुआ। कल 3 विधायकों पे कार्रवाई की गई, उन्हें निष्कासित किया गया और आज जदयू में ये लोग शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपने पूरी जानकारी दी कि उस दौरान जदयू पार्टी दफ्तर में क्या स्थिति। अब हमारे साथ सुकांत जी जुड़े हैं, सुकांत जी से हम लंबी बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। सुकांत जी, जिस तरीके से आज मिलन समारोह हुआ है दोनों पार्टी में, एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज के रूप में अगर हम देखें तो श्याम रजक का जदयू छोड़ना और आरजेडी के 3 विधायकों को का जदयू में शामिल होना सांकेतिक, तो राजनीतिक सांकेतिक तौर पर अगर देखने समझने की कोशिश करें तो हैवी वेट क्या लग रहा है, श्याम रजक का जाना या फिर आरजेडी के 3 विधायकों का जदयू में शामिल होना? देखिए, हैवी वेट जो इसका व्यापक असर जो है या भारीपन जो कहते हैं, भारी कौन है, तो श्याम रजक का जो दल बदल है वो ज़्यादा महत्व रखता है। वो सामाजिक कारणों से भी और सामाजिक जिस सामाजिक समूह को श्याम रजक रिप्रेजेंट करते हैं उसके कारण भी, और फिर वह श्याम रजक जिस ढंग से जा रहे हैं, जिस स्थिति में जा रहे हैं, वह भी महत्व रखता है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो 3 विधायक गए हैं, मैं ये मानता हूं कि और लोग जाएंगे, आरजेडी के, मैं राजद के और कई विधायक जाने के रास्ते में हैं, कुछ अभी भी अगर मगर में हैं, वो जाएंगे। लेकिन ये श्याम रजक ने एक ऐसी लंबी लकीर या भारी या गहरी लकीर छोड़ी है जिसकी भरपाई अभी फिलहाल जनता दल यू कर पाएगा, मुझको दिखता नहीं है। इसीलिए हैवी वेट तो वही है। अच्छा सुकांत जी, एक और सवाल, मिलन समारोह का सिलसिला की शुरुआत हो गई, जरा गौर करिए कि सासाराम शहरी क्षेत्र से अशोक कुमार कुशवाहा बीजेपी में, आरजेडी से जदयू में शामिल होते हैं और वो सीट बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं। लगातार वहाँ से जब जातीय गठबंधन की राजनीति शिखर पे रह रही थी, तब भी वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रहा था। और बीजेपी का अपना जो मैदान है, जिस मैदान पे वो अच्छे तरीके से बैटिंग बॉलिंग करते हैं वो, और उसके सहारे अगल बगल के 10-12 कंस्टिट्यूंसी को वो प्रभावित भी करते हैं, उसमें सासाराम उनके मिजाज का कंस्टिट्यूंसी है। और अब वहाँ से राजद का विधायक जदयू में शामिल होता है, तो आज की तारीख में नीतीश कुमार, कई और सवाल हैं, जैसे गायघाट की सीट लीजिए, गायघाट से ये जो यादव खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आमने सामने अगर बात करें, महेश्वर यादव की बात करें, तो वहाँ पे जो एनडीए का वोटर रहा है उसके मिजाज के खिलाफ उनका स्वभाव रहा है, वो उसी तरीके से हमला भी करते रहे हैं एनडीए समर्थकों के लिए। तो प्रेमा चौधरी में भी कमोबेश वो चीजें देखने को मिलेगी आपको। तो आज के तारीख में नीतीश कुमार उस हैसियत में है जिस हैसियत में 10 में और 15 के चुनाव में थे, कि विपरीत धाराओं के बावजूद ऐसे लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाए और जिताकर फिर वापस विधानसभा में ले आए। देखिए, आज की तारीख में अभी तक जो स्थिति है उसमें नीतीश जी उस स्थिति में नहीं है कि वो 15 का रिपीट कर सकें। हालांकि उनका दावा, उनके लोगों का दावा, उनके गठबंधन का दावा यह है कि हम 15 या 10 की स्थिति में रहेंगे, 2010 की स्थिति को भी क्रॉस करेंगे। 2010 का परिणाम अब तक सबसे बड़ा परिणाम था नीतीश जी के पक्ष में। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति है कि वह थोड़ा कठिन मुझको दिखता है। हालांकि कोरोना और बाढ़ को लेके स्थिति उनके विपरीत होते हुए भी अनुकूल है। कोरोना में जो उन्होंने लोगों को दिया है, एक मैसेज गया है कि लोगों की चिंता वो करते हैं। हालांकि दवा की जो स्थिति है, इलाज की जो स्थिति है, जांच की जो स्थिति है, उस पर कई सवाल उठते हैं। और उनका ये मतलब सौभाग्य है सत्तारूढ़ गठबंधन का कि कोरोना की बीमारी गांवों में भी महामारी की तरह नहीं फैली है। जब गांवों में अगर वो महामारी की तरह फैलेगी, जिसकी आशंका बहुत सारे विशेषज्ञ
देश भर के विशेषज्ञ जाहिर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में कोरोना का जो सबसे घातक दौर अभी आने वाला है, वह अगर स्थिति होगी तब नीतीश जी के लिए बहुत मुश्किल है। ये दूसरा पक्ष है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं, उस सामाजिक समीकरण में महेश्वर यादव का वहां से इस ढंग से फिर जीत के आना थोड़ा मुझको संदिग्ध लगता है, मुझको उसमें भरोसा कम लगता है। इसी तरीके से देखिए या प्रेमा चौधरी का जो है, जो सामाजिक समीकरण, जी, जो सामाजिक समीकरण है फतेहपुर का, उस सामाजिक समीकरण में प्रेमा चौधरी पिछली बार जीती थी। दो तत्व था उसमें मेजर पर, या ये कहिए पिछले बार जो महागठबंधन को पिछले चुनाव में जो जीत मिली थी, उसमें दो तत्व एक साथ मिले थे। एक तो नीतीश जी का अपनी छवि है, अपनी राजनीतिक जो उनकी प्रशासनिक राजनीतिक किलेबंदी है, और दूसरा लालू प्रसाद की जो सामाजिक किलाबंदी है, उस दोनों मिल गया था। इस बार जो है एक लालू प्रसाद का सामाजिक किलाबंदी उनके साथ नहीं है, लेकिन यह उनको सुविधा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक किला है वह उनके साथ बेमन से भी सही, लेकिन है उनके साथ। जैसे हम सासाराम सीट की बात की है, जहाँ सासाराम सीट में भी जैसे आपने गायघाट सीट पर चर्चा की, सासाराम सीट को भी देखिए बेमन भी, कहते हैं कि मन के साथ भी नहीं, लेकिन जिस तरीके का रिश्ता रहा है एनडीए के वोटर के साथ, क्या आपको लगता है कि एनडीए के वोटर पूरी तौर पे उनके साथ खड़े दिखेंगे? देखिए, ये आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल सासाराम की ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर एनडीए के वोटर जो हैं, वह जो एनडीए का जो उम्मीदवार आने वाला है उनके सामने में, वह उनकी अरुचि का होगा, वह उनके हित रक्षक के तौर पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी न 100%, वह 50% भी सही लोग किसको देगा? एक देखिए, जो नीतीश कुमार जी की राजनीति जो है, जो बार बार मैं कह रहा हूं, वो डर की राजनीति अभी उनका चल रहा है। कि उनका ये चल रहा है कि हमको नहीं वोट दोगे, हम नहीं आएंगे तो लालू प्रसाद आ जाएगा, और लालू प्रसाद का शासन ये था। तो ये जो एक माहौल वो बना रहे हैं, जिसको कि इस स्थिति को बदलना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, क्योंकि सभी लोगों को सभी बातों की जानकारी नहीं होती है, तो वह उनको फायदा पहुंचाएगा। चलिए, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अशोक मिश्रा जी, श्याम रजक के राजनीतिक कैरियर को शुरुआती दिनों से आज तक लगातार उनसे उनका बेहतर रिश्ता रहा है, उनके हर उस दौर को उन्होंने करीब से देखा है। अशोक मिश्रा जी, आपको लग रहा था कि इस तरीके से श्याम रजक नीतीश कुमार को छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, या इसकी क्या वजह रही? अंदर खाने में ऐसी क्या वजह रही? आप लगातार उनसे मिलते रहे, बातचीत होती रही आपकी, ऐसी क्या वजह रही जो श्याम रजक आज नीतीश को जुजा जुजा कर अपने पुराने घर में वापस हो गए? देखिए, जो फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है, उस समीकरण के मुताबिक लगभग 56% से ज्यादा वोटर वहां पे अल्पसंख्यक है, और श्याम रजक को इस बात की जानकारी है कि इस बार अल्पसंख्यक वोटर किसी भी कीमत पर जदयू के साथ नहीं जाने वाला है, खास करके फुलवारी शरीफ। और आपको पता है संतोष, अशोक जी की आवाज़ नहीं आ रही है। फिर हम एक सवाल अशोक जी से करना चाहेंगे कि क्योंकि एक बातचीत के शुरुआत दौर में ही उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वोटर की वजह से ये लगातार दबाव में थे श्याम रजक कि हमें आरजेडी के साथ जाना होगा, अल्पसंख्यक वोटर इस बार नीतीश के साथ नहीं रहेंगे। फिर से हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जरा अशोक मिश्रा जी से समझना चाहते हैं, एक वजह तो अल्पसंख्यक वोटर है, इसके अलावा और ऐसी कौन सी वजह रही जिस वजह से श्याम रजक जदयू छोड़ने को मजबूर हुए? लगे अशोक जी से संपर्क नहीं हो रहा। चलिए, अब हम सुकांत जी के पास चलते हैं कि सुकांत जी, अशोक जी से हम समझना चाह रहे थे कि आखिर श्याम रजक क्यों पाला बदलने को मजबूर हुए?
एक तो उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर चीजें सामने रखी है, ये अलग बात है, लेकिन एक अशोक जी का कहना था कि एक बड़ी वजह है कि फुलवारी शरीफ में अल्पसंख्यक मतदाताओं की बड़ी संख्या है और श्याम रजक को ये महसूस हो रहा है कि जदयू के साथ रहने के बाद इस बार अल्पसंख्यक मतदाता टर्न अप नहीं होंगे हमारे साथ, इस वजह से उन्होंने ये पाला बदला है। आपको भी लगता है कि कमोबेश यही स्थिति है या कुछ और भी वजह हो सकती है? नहीं, यह भी एक कारण है, लेकिन यही एक कारण महत्वपूर्ण है ये मुझको नहीं लगता है, क्योंकि जदयू के साथ पिछली बार भी थे, इस बार वो एनडीए में है। ये उनका है कि बीजेपी के साथ जदयू है, इसलिए बीजेपी जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो साथ न दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उनको उस इलाके के जो अगरी जातियां हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यही एक कारण मुझको नहीं लगता है। इसीलिए, लेकिन दूसरी भी बातें हैं। दूसरी बातें क्या है संतोष जी, उसको जरा व्यापक अर्थ में देखना पड़ेगा कि आज का जो आज की सत्ता राजनीति जो है, मैं सत्ता समूह की जो राजनीति होती है, जो सत्ता का काम काज का ढंग है, वो एकाधिकारवादी हो गया है। हर आदमी सब कुछ खुद अपने हाथ में रखना चाहता है। पिछले कई महीनों से यह बात जगजाहिर है कि श्याम रजक जी जो काम करना चाहते थे वो करने में उनको परेशानी हो रही थी। वो विभागीय सचिव के कारण हो, अफसरशाही कारण हो, या विभाग पर एक परोक्ष हेवीवेट के असर के कारण हो, तो सरकार के कई मंत्री जो काम करना चाहते वो नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ भी है हालत, वो हालत दिल्ली में भी है, वो हालत लखनऊ में भी है। तो जो सरकार का मुखिया है वो हर चीज को अपने कब्जे में चाहता है और फैसला वो चाहता है कि हम करें, दूसरा न करे। यह भी एक कारण हो सकता है। चलिए अशोक मिश्रा जी, हम सुकांत जी एक मिनट रोकना चाहेंगे। अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपसे संपर्क मेरा टूट गया था। क्या वजह है? एक अल्पसंख्यक वोटर तो है, इसके अलावा और क्या वजह रहा है? नीतीश से बहुत बेहतर रिश्ता रहा है श्याम रजक का। उस दौर में वो लालू को छोड़कर आए थे 2009 में। अगर 11 वर्षों की बात करें तो ऐसी कौन सी बात हुई जिस वजह से वो पाला बदलने को मजबूर हो गए? सबसे पहले संतोष जी, जो चुनाव का वक्त होता है तो चुनाव के वक्त जो नेता है वो सबसे पहले देखता है कि इस चुनाव में हमारी जीत होगी या नहीं होगी। तो पहली प्राथमिकता यही थी कि अल्पसंख्यक वोट और उसके बाद यादव वोट, ये दोनों वोट उनको मिलने वाला नहीं है। और इसी वजह से क्योंकि उनका अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, 56% से ज्यादा आबादी वहाँ अल्पसंख्यकों की है, एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा जो है वो जदयू में भी जब अशोक चौधरी को ज्यादा तवज्जो मिलना शुरू हो गया है तो लग रहा था श्याम रजक को कि निश्चित रूप से उनकी उपेक्षा हो रही है। और आपको याद होगा कि 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय श्याम रजक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। ये मैसेज दिया गया कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि श्याम रजक मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन हकीकत में वो नहीं था। हकीकत में यही था कि आरसीपी कैंप से ये नहीं आते थे और इसलिए इनको मंत्री नहीं बनाया गया और संतोष कुमार निराला को उसमें जगह दी गई। तो श्याम रजक की उपेक्षा उस समय भी हुई थी, लेकिन उस समय उनकी व्यवस्था थी कि वो छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि महागठबंधन में लालू प्रसाद के साथ मंत्री पद उनको मिला है। तबियत खराब होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद दिया था, लेकिन जो वो करना चाहते थे उनका आरोप है कि वो उनको करने के लिए नहीं दिया गया। कुमार ने श्याम रजक को समझाने की कोशिश भी की थी और श्याम रजक पहले से ही आशंकित थे कि हो सकता है कि उन्हें टिकट भी नहीं मिले, तो वो मसौढ़ी से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो नीतीश दिया टिकट सुरक्षित है। इन सब के बावजूद भी जो अंदरूनी है कि अंदर भी श्याम रजक की हैसियत घटी है। और दूसरी बात, जो वोट का समीकरण था उस समीकरण के मुताबिक भी श्याम रजक को लग रहा है कि इस बार उनकी नैया पार होने नहीं है। और तीसरी जो बात है, जो आप आने वाला समय है, अगर मान लीजिए फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से श्याम रजक को लग रहा था कि स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दे करके उन्हें फिर से ड्रॉप किया जा सकता है और फिर अशोक चौधरी, संतोष निराला जैसे लोगों को तवज्जो दी जा सकती है। और एक अंत में जो सबसे बड़ी बात है कि जो जीतन राम मांझी के खिलाफ में श्याम रजक ने भी, आपको याद होगा कि
बहुत कुछ किया था उनके विरोध में। और फिर जीतन राम मांझी के साथ जो संपर्क करने की बात आ रही है, जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जीतन राम मांझी आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में श्याम रजक को लग रहा था कि अब उनके दिन लद गए हैं। तो ये भी एक कारण है। कहने का अर्थ है कि 2-3 कारण ऐसे थे जिससे श्याम रजक के लिए ये अभी की स्थिति थी वो अच्छी नहीं कही जा रही थी, और अंत में उन्होंने विवश होकर के ये फैसला लिया है। चलिए जो उस समय चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन चीज़ों को हम समझना चाहते थे, लगातार अनुभव, जैसे 30 वर्षों का बिहार की सियासत को अगर देखें तो अशोक मिश्रा जी भी लगभग 20-22 वर्षों से लगातार इस बिहार की सियासत को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। श्याम रजक के पाला बदलते की वजह की हम जानकारी समझना चाहते थे, और उन्होंने जो कहा कि भाई सियासत में अशोक चौधरी, मतलब जदयू में जब से अशोक चौधरी की एंट्री हुई है, कई दलित नेता जो जदयू के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार से हो या नीतीश की पार्टी से हो, वो खफा खफा चल रहे हैं। और यही वजह है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कई और मंत्री, उसमें दलित मंत्री भी हैं, वो पाला बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि उसको कैसे नीतीश कुमार संभालते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और सीधे हम सुकांत जी के पास पहुंचेंगे कुछ इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ सुकांत जी जुड़े हुए हैं, और सुकांत जी से अब सीधी बात होगी कि और चीज़ों को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार की सियासत को लेकर 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। बीच में विधान परिषद सदस्यों के राजद से जदयू में विलय को लेकर थोड़ी सियासत गर्म हुई, फिर कोरोना का मार हुआ, सारे लोग फिर घर में वापस आ गए, लगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा, ये संशय की स्थिति बनी। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान आया कि भाई हम निर्धारित समय पे हम चुनाव कराएंगे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज से लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा बिहार में, लेकिन वो लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में चुनाव समय पर हो, इसको लेकर आप, क्योंकि देखिए कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये चुनौती है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक चुनौती है कि हम चुनाव, जब जम्मू कश्मीर में हम चुनाव करा लिए हैं, कई बार ऐसे मौके आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में इस तरह के अवसर आए हैं जब चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल रहा है, उस दौरान भी हम लोग चुनाव करा लिए। तो फिर बिहार में चुनाव कराना एक चुनौती है और हम लोग उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार का एक नई व्यवस्था की बात हो रही है, वर्चुअली रैली हो, मतलब इस तरह से मैन टू मैन कैंपेन का भी को भी कहीं न कहीं उससे लोग परहेज करेंगे। ये चुनाव समय पर हो या फिर समय पर अगर होता है तो जो चीज़ें दिखाई जिस तरीके से चुनाव होने की संभावना है, आपको क्या लगता है कि बिहार के मतदाताओं पर या बिहार का जो जनमानस रहा है वो इस स्थिति में है कि चुनाव होना चाहिए, या फिर अगर चुनाव होता है तो ये वर्चुअल रैली के सहारे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उसी 1 महीने के प्रचार के दौरान चुनाव का मूड और मिजाज बदलता है। ऐसा नहीं है कि लोगों का किसी एक खास इशूज पे अगर बहस बढ़ गई तो पता चला पूरा चुनाव का सिनेरियो बदल जाता है। तो ये वर्चुअल रैली और बाकी चीज़ों के सहारे ये संभव है क्या? देखिए संतोष जी, शुरुआत जो आपने की थी तो ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता से की थी, उनके मानस से की थी, अधिकारियों के मानस से की थी बात। तो अधिकारियों का मानस उनके राजनीतिक आकाओं के रुख से निर्धारित होता है। तो ये जो उदाहरण देते हैं कि कश्मीर में हमने चुनाव करवाया, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में करवाया, असम में करवाया या पंजाब में करवाया, वो हालत दूसरी थी। वो हालत एक आतंकवाद की थी, उथल पुथल की थी। आज की हालत दूसरी है, ये हालत कोरोना की हालत है। इसमें आदमी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहता। आदमी का जीवन जब खतरे में होता है तो संकट होता है। चुनाव के 2 पक्ष होते हैं, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक। तो राजनीतिक पक्षों पर तो हम बात कर रहे हैं, प्रशासनिक बातों को हम अभी नज़रअंदाज किए हुए, हमने उस पर चर्चा नहीं की है। प्रशासनिक पक्ष यह है
क्या आपके पास इस कोरोना के संकट में कर्मचारियों को आप विवश करेंगे कि तुम जाओ चुनाव कराओ, जबकि कर्मचारियों के संगठनों ने लिख के दिया है कि हमारे लिए मुश्किल है? क्या आप बाहर से कर्मचारी मंगाएंगे? तो आएंगे कैसे लोग, किस ट्रेन से आवेंगे और उनको कौन बचाएगा? अभी जो तिरुपति मंदिर आपने खोला और बालाजी का मंदिर खोला, शुरुआती 15 दिनों में ही 700-750 कोरोना पॉजिटिव वहां पाए गए। तो ये तो जब चुनाव होगा तो यहाँ भी 750 हो सकते हैं। वैष्णो देवी में भी आज से हाँ, वहां भी होगा ही, देखिएगा वो। हाँ, शुरुआत हो गई। तबलीगी जमात ने 250 आदमी उस पर हुए थे पॉजिटिव, तो पूरा देश में हंगामा मचा था। अब तो ये 1000 का 1000 निकल रहा है एक जगह से। तो ये स्थिति है। अब इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, जब कर्मचारी आपके पास जो आनाकानी कर रहे हैं जाने में, आप उनको कितना विवश करेंगे, इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, बूथों का निर्धारण कैसे आप करेंगे? बाहर में कहाँ जा रहे अधिकारी, बूथ खोजने कहाँ जा रहे हैं? आज की तारीख में आप तो गांव से घूम के आप आ रहे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों से, कहीं आपको अधिकारी मिल रहे हैं? जब कोरोना के लिए नहीं मिल रहे तो चुनाव के लिए कहाँ मिलेंगे? तो ये एक प्रशासनिक पक्ष है। इसका क्या जवाब है चुनाव आयोग के पास, हम नहीं जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने राजनीतिक आका के तहत वो कहता है कि हम तैयार हैं। अगर आज की तारीख में वह तैयार है तो चुनाव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 2% वोटर भी टर्न आउट होगा तो चुनाव हो जाएगा, घोषित होगा, चुनाव परिणाम हो जाएगा, वो रस्म अदायगी हो जाएगी। लेकिन चुनाव उस ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से हमने चुनाव 2010 में देखा, जिस ढंग से हमने 2015 में देखा, हमने 2014 में देखा, हमने 2019 में देखा। वैसा चुनाव, उस चुनाव की कल्पना आप इसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, राजनेताओं के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव हो जाएगा, ये इसमें तय बात है। लेकिन चुनाव नहीं होना चाहिए। मेरी राय है कि आज की तारीख में, आज की जो बिहार की हालत है, उसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपको क्या लगता है? मेरी अपनी ये राय है। जी हाँ, एक पत्रकार की ये राय होगी और स्वाभाविक है। जो स्थिति है, जो हालात हैं, उस हालात में देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव का एक छोटा सा हिस्सा है, एक और रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, ये अपने तरीके से। लेकिन आपको लगता है क्या कि जो वर्चुअल रैली के सहारे जो बिहार के सियासत को मतलब जो सियासत है उसको साधने की कोशिश हो रही है, ये आपको लगता है ऐसा क्या कि बिहार में अलग तरीके से चुनावी मिजाज रहा है प्रचार का? ठीक है, एक अच्छी कल्पना है कि आप ये उम्मीद करते हैं उस स्थिति की जब हर आदमी के पास में स्मार्टफोन हो, हर आदमी के पास में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो बात कर ले आपसे। लेकिन क्या आज की, जबकि फ़ोन बहुत अधिक उपलब्ध है, एंड्रॉयड फ़ोन भी उपलब्ध है, लेकिन कितने प्रतिशत वोटर के पास में स्मार्टफोन है और कितने प्रतिशत वोटर को ये फुर्सत है कि वो वर्चुअल रैली अटेंड करेगा? जो गांव में जो मजदूरी करता है, जो दुकानदारी करता है, कोरोना की मार से जिसकी जीविका पर संकट है, वह क्या वर्चुअल रैली अटेंड करेगा कि अपना व्यवसाय और खेती करेगा? क्या करेगा? तो ये स्थिति जो है, इसमें चुनाव ठीक है। देखिए, बहुत सारा हट होता है, बाल हट होता है, स्त्री हट होता है, तो राजहट भी एक होता है। ये चुनाव राजहट का नमूना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस खास बहस को, बड़ी बहस को अब यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन एक राजहट भी होता है। चलते चलिए, बड़ी बात उन्होंने सुकांत जी ने कह दिया कि चुनाव का माहौल भी एक चीज़ें हैं, आप उसको उस नज़रिया से भी देखिए कि एक रस्म अदायगी नहीं है। अगर जनता का पार्टिसिपेशन नहीं अगर हो रहा है, उसकी भागीदारी अगर नहीं होती है, तो फिर उस चुनाव का मतलब क्या है? चलिए, लेकिन सब अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो होना ही था। कई और लोग आएंगे, कई और लोग जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच बिहार कोरोना और बाढ़ को लेकर जो झेल रहा है, उसमें इस तरह के राजहट की वजह से अगर कोई बड़ी घटना है, जिनके घर में, ठीक है, मृत्यु दर काफ़ी कम है, बाढ़ में भी काफ़ी कम कैजुअलिटी हुई है, लेकिन एक माहौल तो, दहशत तो है समाज के बीच। तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होगी और नियमित मुलाकात होगी। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल नमस्कार।